हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th का शायद थर्ड चैप्टर है। ठीक है, जेई मेंस में इससे क्वेश्चन आता ही आता है भैया। ये और मैट्रिक्स क्वेश्चन ये तो मतलब हर कोई करके ही जाता है। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम इसे ना छोड़ो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिक्स मैंने पढ़ा दिया पहले ही। ठीक, तो देखो ये इक्वेशन टाइप पे चलता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट। अभी देखो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्स और वाई को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। एलिमिनेट एक्स एंड वाई, देन, है ना, इसको हम अच्छा मतलब मॉड जो साइन होता है उसके फॉर्म में लिखते हैं ना, a1 b1 a2 एंड b2। ठीक है, इक्वस टू जो भी आएगा। ठीक है, आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में दोनों में जीरो दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे इसको हम लिखते हैं, ऐसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं हम इस ब्रैकेट टाइप से, है ना। ठीक है, मतलब इससे जो मॉड का जो साइन होता है ना। इसके बाद है एक्सपेंडिंग मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिंग मेथड, इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है ना। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है इसकी। ठीक है, तो देखो इसको देखो a1 1 और a2 2 ये 3 3 जो भी दे रखा है, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम करते हैं a1 b1 c3 ये ऐसे। ठीक है, इसको इसके साथ। ठीक है, a1 इंटू, है ना, मतलब ब्रैकेट के साथ। ठीक है, b2 c3 b2 इंटू c3। ठीक है, इंटू c3 माइनस c2 इंटू b3। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा। ठीक है, रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हैं इसको, है ना। एक्सपेंड मेथड रो वाइज और कॉलम वाइज, जिस तरीके से तुम चाहो, इस तरफ। ठीक है, किसी भी तरफ से एक्सपेंड कर सकते हो और किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उठा के इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, रो 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यूज़ किया पहले प्लस। ठीक है, b1, है ना, इसके बाद है b1। ठीक है, माइनस v1। ठीक है, अब v1 के लिए देखो ये और ये, जैसे देखो मैंने इसके लिए ये वाले नहीं लिए थे, है ना, तो इसके लिए ये वाले मैं नहीं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, c2 a3 माइनस a2 c3, मतलब इसको आगे इसको पीछे किसी तरह लिख लो, है ना। ठीक है, प्लस c1। इसके बाद c1 जो है वो है a2 b3 माइनस b2 a3। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे मतलब वैसे मेथड हैं। ठीक है, अभी इसको देखो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं इसको, रो 1 कहलाऊंगा ना, रो 1 है ये, है ना। ठीक है, ये वाली, तो देखो a1, है ना, इंटू। ठीक है, इंटू ये। अब हम करेंगे ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाले चार। ठीक है, देन क्या लिखेंगे हम ये। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, b2 c3 माइनस c2 b2। ठीक है, सॉरी b3, है ना, b3। ठीक, इसके बाद माइनस साइन के साथ हम इसे उठाएंगे। ठीक है, माइनस साइन के साथ इसे। ठीक है, माइनस b1। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये और ये। ठीक है, a2 c3 माइनस c2 a3। ठीक है, इसके बाद इसकी बारी, है ना। इसके लिए इस वाले को छोड़ के, मतलब इसके नीचे वाले छोड़ के फिर से उठाएंगे हम ये। ठीक है ना, तो प्लस c1 a2 b3 माइनस b2 a3। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल मेथड, है ना, एक्सपेंड करने का। ठीक है, अभी ये क्या है, विंडो मेथड, है ना। विंडो मेथड है, इसी को थोड़ा मतलब हम गलती करने के चांसेस कम करते हैं, है ना। विंडो मेथड क्या है, तुम्हारा जो गलती करने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इसी को a1 b1 c1 a2 b2 c2 c3। विंडो मेथड क्या है कि ये जो वाला इधर वाला जो वॉल है, ठीक है, दीवार है, ऐसा कुछ बोलो कि इसको, इसमें एक विंडो बना दो यहाँ से, है ना, यहाँ पे। ठीक है, इसको ओपन कर दो यहाँ से, तो सिर्फ इतना रहेगा, है ना। और फिर से इन दोनों को रिपीट करो इसके बाद, है ना। तो यहाँ पे रिपीट करेंगे हम b2 b3। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, हम 1 बाई 1 चलेंगे। ठीक है, a1 उठाएंगे, a1 की मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे। ठीक है, इस तरफ एक बार और जाएंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको एक जगह लिख लेंगे। ठीक है,
इसको एक जगह लिख लेंगे A1 B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है। फिर हम इसके साथ चलेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई है ना, इस तरफ, ठीक है। पीछे मुड़ कर हमें देखना ही नहीं है ना, माइनस B1 C2 A3 माइनस A2 C3, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें इस तरफ ऐसे है ना, A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है। आएगा सेम ही है ना, आएगा सेम ही, लेकिन क्या है कि हमारे जो गलती करने के चांसेस है वो यहाँ पे 90% तक कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब देखो पीछे तुम इसमें कंफ्यूज होने की मतलब इसको निकालें, ठीक है। तो एक्सपेंड करना आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सपेंड इसको है ना, ठीक है, एक्सपेंड इट 175, मतलब ये जो है हमारे पास। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम करेंगे इस तरफ से ऐसे, ठीक है। 1 5 7 35 माइनस 0 माइनस 2। अब देखो इसके लिए अगर मैं इसको मतलब अब हम करेंगे 5 × 5 मतलब इसके नीचे वाले को नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है। तो 5 × 5 25, ठीक है। देन माइनस 0, ठीक है, प्लस 31 20 माइनस, अभी देखो यहाँ पे माइनस है ना, और माइनस के साथ हम माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 35 माइनस 50, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 34, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कोई बड़ी सी वैल्यू आएगी, जो भी आएगा कैलकुलेशन है हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद है सारस रूल, ठीक है। सारस रूल क्या है कि मतलब डिटर्मिनेंट को एक अलग तरीके से फिर से एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। एक्सपेंड करने का तरीका है, यही एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वही वाला, ठीक है। इसको एक्सपेंड कैसे किस तरह से कर सकते हैं, देखो इसको नीचे की तरफ फिर से एक्सपेंड करो। विंडो में साइड में एक्सपेंड किया था हमने, इसको नीचे एक्सपेंड करना और ऊपर वाली 2 रोज को नीचे लिखना है, उसमें कॉलम उठाए थे, ठीक है। ठीक, इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है ना, वो भी किस तरफ से, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये हो गई एक साइड की, ठीक है। इसको इनको लिख लेंगे हम एक तरफ, ठीक है। A1 B2 C3 प्लस A2 B2 C1 है ना, यहाँ पे शायद B3 है ना, ये B3 है, कैलकुलेशन मिस्टेक, B3 प्लस B3 C1 A3 B1 C2, ठीक है। इसको नाम दिया हमने M, ठीक है। अब इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 B2 A3 प्लस A1 B3 C2, ठीक है, A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 है ना, इसको बोल दो N है ना, उसको बोलो N M, उसको बोला N। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो वो आएगा M माइनस N है ना, ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों को माइनस कर दो आपस में, जो वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, पहले तो मैं एक पेज लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, फिर है हमारे पास एक एग्जांपल 1 2 3 5 7 0 माइनस 2 4 5, ठीक है। इसको नीचे की तरफ एक्सपेंड करो 1 2 3 5 7 0, ठीक है। ये है, इसको इस तरफ से ऐसे, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे हम 7 × 7 35 प्लस 5 4 20 20 × 3 60, ठीक है। और इसमें 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2 × 0, ठीक है। ये हो गया अपना M है ना। फिर करेंगे हम N कैलकुलेट, ठीक है, इस तरफ से 21 माइनस 2 है ना, 21 × 2, ठीक है, 42, ठीक है, वो हो जाएगा माइनस 42, फिर प्लस इसमें फिर 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसे 5 2 10 × 50, ठीक है, प्लस 50, ठीक है। इसको बोला N, ठीक है, N।
तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आएगा, यह तो हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 8 सॉल्व करने के बाद, तो 95 माइनस 8 दैट इज़ 87, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक। इसके बाद है साइन सिस्टम। साइन सिस्टम वही है कि हम जो वैल्यूज़ लेंगे एक्सपेंड करने के लिए, इसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए जो साइन वैल्यूज़ ले रहे थे हम, वो है ना, ठीक है। साइन सिस्टम में इन जनरल हम पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, और इसको इस तरीके से अरेंज करें हम करते हैं कि रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरफ से चलें, अल्टरनेटिव साइन मिले हमें, है ना, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव, है ना। हम एक्सपेंड कर सकते हैं या तो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर ज़ीरो हो रहा हो तो उसको एक्सपेंड जब करेंगे हम तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई वो पिछला वाला जैसे एग्जांपल है, या कोई और एक नया लेते हैं, 1 2 3 0 0 0 5, ठीक है। ये कोई एग्जांपल है ना। मैंने बोला कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ज़ीरो हो रहा होगा ना, तो इसमें देखो रो में तो मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं है ना, लेकिन कॉलम में, सॉरी कॉलम में एक भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन रो में R2 जो है ज़ीरो है, ठीक है। अभी देखो तुम इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो या R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, ठीक है। एक्सपेंड करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, है ना, करके देख सकते हैं वैसे हम। 1 इंटू 0 इंटू 5 0 माइनस 0, ठीक है। फिर से -2 इंटू 0 मतलब 5 इंटू 0 0 माइनस 0, ठीक है, +3 0 माइनस 0, ठीक है। और किसी की भी मल्टीप्लाई 0 में कर लो फिर से 0 आएगा, है ना। तो ये, और मैं अगर इसके थ्रू देखूँ ना, इसको भी देखो, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो इसको तुम, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड ना करके R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, किसी की मल्टीप्लाई 0 कर दो, 0 खत्म, आंसर 0 ही आना है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि किसी में भी मल्टीप्लाई, अगर किसी कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 है तो फिर वहाँ पे वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो 0 आएगी, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 कि अगर दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है या सेम है ना, आइडेंटिकल है या सेम है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा 4 4 वी एंड वी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, बिल्कुल 0 आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से, 1 2 3 4 7 8 1 2 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1 7 3 21 माइनस 16 2 3 6 6 प्लस 1 16 21, है ना। तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा सॉल्व होने के बाद, 5, ठीक है, प्लस के यहाँ से ये हो गया 0, ठीक, यहाँ से आएगा -5, 0 आ गया, ठीक है, सॉल्व होने के बाद। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बोल रही है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 लैम्डा म्यू लैम्डा एंड 4 6 8 इक्वल्स टू 0। अभी देखो तुम यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो कॉलम नंबर 3 है वो है 2 इंटू कॉलम नंबर 1, ठीक है। अगर इसको मैं पूरी तरह से डिवाइड लगाऊँ 2 से, है ना, 2 से डिवाइड अगर मैंने लगाया है ना, डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऐसे किया डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 बन जाएगा। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की, हम किसी भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो डिवाइड बाई 2 है उसको अगर मैं हाफ बाहर निकाल लूँ, ठीक है, इसमें से कॉलम 3 में से, तो ये सेम बन जाएगा और ये हो जाएगा 0 0 इंटू हाफ 0, ठीक है। इसके बाद डायगोनल प्रिंसिपल। डायगोनल प्रिंसिपल भैया ये होता है, ये सिर्फ इसी में वैल्यूज़ होती हैं ना, नहीं साइड में भी होती हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ हो सकती हैं, यहाँ पे 0 0 जो लिया है, ठीक है, लेकिन डायगोनल प्रिंसिपल सिर्फ इसको बोला जाता है, इस तरफ से डायगोनल प्रिंसिपल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इस तरफ से होता है डायगोनल प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल, ठीक है, मैट्रिक्स में भी पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या खास बात है, डायगोनल प्रिंसिपल को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है A B C। जब इसमें सारी वैल्यूज़ ये वाली
ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सिर्फ यही एक वो बचे है ना, क्योंकि ना ही तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम ज़ीरो बन रहा है, ना ही कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है, ठीक है, और ना ही कोई किसी का मल्टीपल या फिर बोलते हैं कि मतलब इस ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी तक एक्सपेंड करेंगे ये आएगा, ठीक है। लोअर ट्रायंगल में जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे है ना, ये है अपर ट्रायंगल, ये है लोअर ट्रायंगल। मतलब अपर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की तरफ वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, ऊपर की तरफ। जिसमें वैल्यूज़ नीचे की तरफ हो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, ठीक है। जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ABC, और इसको भी ABC, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। उसके बाद ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट। ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसका अगर मैं ट्रेस बोलूँ, ये जो एग्जांपल है, तो यहाँ पे ट्रेस होगा A + B + C, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सम है ट्रेस ऑफ A, यहाँ पे इसको ये बोल दो, ठीक है, A = ये, ठीक है। इसके बाद है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के AIJ, ठीक है, IJ और JI है ना, इन दोनों की वैल्यूज़ देखो। यहाँ पे क्या है, यह है A12, ठीक है, ये वाला, और ये क्या है A21 है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँ I की वैल्यू, I और J की वैल्यू आपस में इंटरचेंज होने के बाद सेम है ना, यहाँ पे ये सेम, यहाँ पे ये सेम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, एक सिमेट्री बनाना है ना, इसको बोला जाता है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, ठीक है, एक फॉर्मूला टाइप, वो है A × B × C, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, फिर +2 ये जो अपर ट्रायंगल है, लोअर ट्रायंगल, ठीक है, इसको ये HGF जो भी है, ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स, ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद AF, मतलब जो सबसे दूर है इससे, है ना, A × F, और F का स्क्वायर लेना है, AF², ठीक है। फिर BG², ठीक है, BG², CH², ठीक है, इस तरह से है ना, CH²। सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा ये, ठीक है। और अगर इसकी सिमेट्रिक हो, है ना, इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स हो, है ना, तो इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में पहली चीज़ तो होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 0 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल होता है 0, ठीक है, इसके सिमेट्रिक है ना, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल है 0, है ना। अच्छा, अगले पेज पर भी है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अलग, ठीक है। हाँ, तो ये है इसके सिमेट्रिक, ऑर्डर 3 है इसका, है ना, मतलब 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है ना। प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है इसमें, है ना, और इसकी सिमेट्रिक का ये होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो माइनस में होगी दूसरी तरफ, ठीक है, जो प्लस में वो माइनस में, ठीक है। इसका जो ऑड ऑर्डर है उसका जो आंसर आता है वो 0 आता है, और जो इवन ऑर्डर का होता है उसका जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, इसको सॉल्व करेंगे A × A² एंड द माइनस का था, और जब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है, तो ये आएगा 0 - A × -A, ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा +A², ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे नोट बना के लिखी है कि वैल्यू ऑफ इसके सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0 एंड द परफेक्ट स्क्वायर फॉर इवन ऑर्डर, है ना, ठीक, ठीक है, इवन ऑर्डर। इसके बाद है सर्कुलेंट्स। ये जो है सर्कुलेंट्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है JEE मेंस में और एडवांस में, इसके क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखो, पहले जो 2-4 बातें कि एलिमेंट रॉज और कॉलम में भरे जाते हैं डिटर्मिनेंट में, वो साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। इसका जो कहानी है, सर्कुलेंट्स वो होते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ठीक है, और वो एग्जांपल है 1A A², 1B B², 1C C², है ना, एक ऑर्डर टाइप फॉलो कर रहा है ना। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1 ले लिया हमने, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक, एक ही टर्म्स में, है ना, कांस्टेंट है हमारे पास सिर्फ। फिर आगे A है, देन A², ठीक है। तो इसको बोला जाता है सर्कुलेंट्स, ठीक है, इसको बोला जाता है सर्कुलर डिटर्मिनेंट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ 1 डिग्री A + B + C, 2 डिग्री AB BC CA, देन 3 डिग्री ABC, ठीक है। ये हम सॉल्व करेंगे, है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट है ना, डायरेक्ट रिजल्ट।
इसके डायरेक्ट रिजल्ट हैं। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे ना इसके अलॉन्ग, ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे इसकी डिग्री। मैंने यूज़ किया डिग्री, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 की पावर 1 है, b की पावर 1 है और c की पावर 3 है, ठीक है। तो हम 1 की पावर को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे जो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ है ना, a में, b में, c में, जो भी वैल्यूज़ है हमारी, है ना, ठीक है। तो अभी हम देखो यहाँ पे जैसे हम इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री है इसका, 2 + 1 है ना, 3 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं, ये है 3 डिग्री के लिए बाद में, मतलब 3 डिग्री एडिशनल है ना, 1 2 3 प्लस है ना, क्योंकि जनरली अगर 3 ऑर्डर है तो 3 डिग्री जनरली होगी है ना, सर्कुलेंट्स में, है ना। तो पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे a - b इंटू b - c इंटू c - a, ठीक है। अब इसके बाद 3 ऑर्डर यूज़ करेंगे हम, इनमें से देखो, इनमें से अभी हमारे पास 3 डिग्री के बाद अगर हमारे पास कोई भी डिग्री एक्स्ट्रा बचती है, जैसे 4 डिग्री है, 4 डिग्री में 3 + 1 है ना, 3 + 1 रिक्वायरमेंट मतलब 1 है ना, एक्स्ट्रा है हमारे पास। 5 डिग्री होगा तो 2 एंड 6 डिग्री अगर है तो वो होता है 3 और मैक्सिमम इसमें 6 डिग्री होता है, ठीक है। पहले हम करेंगे a - b, b - c एंड c - a, ठीक है। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट लगाएंगे अपनी, है ना। जैसे एक और है हमारे पास, जैसे a b c a² b² c², ठीक है, ए बी बी सी एंड सी है, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। ये भी सर्कुलेंट है। इसकी डिग्री चेक कर लेते पहले। देखो मैंने कहा था 1 की डिग्री चेक नहीं करेंगे, इसमें 1 है ही नहीं। इसकी डिग्री 1, इसकी 2 डिग्री 1 एंड 1, ठीक है। इनकी अलग अलग लिए है ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 3 4 एंड 5 है ना, तो यहाँ पे हो गया 5 डिग्री, 5 डिग्री। तो 3 ऑर्डर मतलब 3 डिग्री पहले प्लस 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री कौन सा है, रिक्वायरमेंट वाला है ना। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा डायरेक्ट a - b b - c c - a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे ना, ये आएगा इसका डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। अभी देखो मैंने 2 डिग्री दिखा दी तो मैंने, चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है। एक और दिखाता हूँ तो मैं ऐसा ही, ठीक है, a b c, ठीक है, a² b² c², ठीक है, ए बी सी ठीक है। कितना डिग्री होगा, 1 2 1 3 2 + 1 3 1 1 1, ठीक है। कितना हो गया 6 डिग्री। इसमें 3 डिग्री प्लस 3 डिग्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो a - b b - c c - a इंटू ए बी सी, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट। सीधे लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, है ना, ठीक है। इनमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है ना। इसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना हो डिटर्मिनेंट के उससे, है ना, जैसे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया जाता है जनरली। तो हम डिटर्मिनेंट के थ्रू भी इसको वो कर सकते हैं कि मान लो कि वहाँ पे वर्टिसेस दी हुई हैं, है ना, कि वर्टिसेस दी हुई हैं हमें x1 x2 सॉरी x1 y1 और x2 y2, है ना, 2 वर्टिसेस दी हुई हैं हमें ना, ठीक है, 2 या 3 जितनी भी दी हुई हैं ना, ठीक है। वर्टिसेस देने के बाद वो बोलेगा कि हमें एक पॉइंट बता दो या एरिया बता दो, ठीक है। तो जो एरिया पूछता है उसमें हम 3 वर्टिसेस देगा तुम्हें, है ना, तीनों पॉइंट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो हम इसके डिटर्मिनेंट को हाफ करेंगे ना, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम करेंगे हाफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, या फिर इसको यहीं पे हाफ कर लेते हैं ना, हाफ डी जो आएगा हमारे पास, ठीक है, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद एक नोट है कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाए ना, अब डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू 0 आ जाए तो तीनों पॉइंट्स क्या है हमारे कोलिनियर, है ना, एक ही लाइन पे लाई करते हैं ना, तीनों के तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस एक ही लाइन पे लाई करती हैं, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है वहाँ पे।
ठीक है। अगर ट्रायंगल बनेगा तो कोई ना कोई एरिया बनेगा, लेकिन अगर एरिया है ही नहीं, एरिया 0 है, तो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है ना। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 है, ठीक है। कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है x1 y1 और x2 y2 से, ठीक है। तो उसके लिए x और y है ना, ये दोनों पॉइंट लिखने हैं ना। तो हम फिर से इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और हम हमें x1 और ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे फिर से। x2 y2, ठीक है। ये जो सॉल्व करके आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हम रख देंगे इक्वस टू 0 पे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट xy आ जाएंगे, पॉइंट xy है ना, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ये तो हमें दी हुई है दोनों x1 y1 और x2 y2। तो ये सॉल्व करके कुछ आएगा, है ना, यहाँ से, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल दो ही है ना। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, हमने अभी तक डिटर्मिनेंट की 3 प्रॉपर्टी की थी, ठीक है। सिमेट्री वगैरह देखने से पहले हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी देखी डिटर्मिनेंट की। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है कि अगर तुम किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर रो में या कॉलम में, है ना, उसको तुम बाहर कॉमन भी ले सकते हो ना। जैसे ये है, इसको तुम दूसरा कोई मतलब डी डैश से रिप्रेजेंट किया तुमने डिटर्मिनेंट को, उसमें क्या कर रखा है तुमने, बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है। वो कितना है, मतलब कि कॉमन ले लो, सिंपल है ना, दोनों सेम है। सिर्फ इसमें क्या है कि तुमने पहली रो में R1 इंटू के किया हुआ है ना, तो वो कॉमन आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में कुछ वैल्यूज़ प्लस में लिखी हुई हैं ना, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। पहले में लिख सकते हैं हम A1 B1 एंड C1 के अलॉन्ग एक डिटर्मिनेंट बनाया जाए, ठीक है। दूसरा बनाया जाए x y और z, है ना, x y z 2 डिटर्मिनेंट बनाए जाए, उनको ऐड कर दिया जाए, दोनों की वैल्यू आएगी सेम। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट सेम एज मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जैसा है कि मतलब 2 डिटर्मिनेंट अगर दिए हुए हैं x y z p q r a b c, ठीक है। ऑर्डर चेक करेंगे पहली चीज़ तो हम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स करते हैं, बिल्कुल एक में R1 का अलॉन्ग चलते हैं, मतलब एक में रोज का अलॉन्ग चलते हैं और दूसरे में कॉलम का अलॉन्ग्स, ठीक है। तो वही वाली वो यूज़ करेंगे हम मेथड, और मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो पहला है कंसिस्टेंट इक्वेशन, है कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलो, या फिर तुम बोलो कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, जो बोलते हैं ना, चेक करते हैं, चेक इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, है ना, वेदर इट्स कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब रहेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, है ना, या तो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। उस कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो लाइंस आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, पॉइंट P1 से P2, ठीक है। एक दूसरी लाइन है PZ PX, ठीक है, या PY, जो भी है, ठीक है। ये 2 लाइन है ना, इन 2 लाइनों के बारे में क्या क्या कहेंगे, है ना, कि या तो ये 2 लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही होंगी एक पॉइंट पे, है ना, या कहीं भी कट नहीं कर रही होंगी जब पैरेलल होंगी, या फिर हो सकता है ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को बहुत सारी जगह पे कट कर रही हो, है ना। तो वही 3 है कि अगर कट कर रही है एक जगह तब भी कंसिस्टेंट, और अगर बहुत सारी जगह 2 3 4 5 6 जितने जगह कट कर रही है तब भी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो 3 केस हैं हमारे। एक तो पहली जगह कट कर रही होगी, है ना, 2 लाइन जब एक जगह कट कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक पॉइंट आएगा हमारे पास, एक आएगा बिल्कुल यूनिक, एक ही है हमारे पास पॉइंट जहाँ पे वो कट कर रही हैं, है ना, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जब वो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए, कोई भी उनके बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं भैया, कहीं पे भी वो आपस में मिलती ही नहीं है, तो कहाँ पे क्या होगा उनके बीच में, यूनिक कुछ है ही नहीं, है ना, तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। फिर है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि एक लाइन थी, ठीक है, और दूसरी लाइन भी उसी लाइन के अलॉन्ग, ठीक है, उसी लाइन पे मतलब उसी पॉइंट से होती हुई निकली, है ना। तो तुम यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हो कि इनफाइनाइट जगह पे वो आपस में इंटरसेक्ट किए हैं, ठीक है। तो वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है।
यहाँ इसके बाद आएगा क्रैमर रूल वगैरह, ठीक है, वो अभी डिटेल में करेंगे। ठीक, तो इक्वेशन जो होती है वो दो तरीके की हो सकती हैं कि अगर ये वाला D1 D2 एंड D3, ठीक है, ये या तो ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो ना हो, दो तरीके के ऑप्शन है ना, मतलब ऐसे 0 0, ये एक तो ये केस हो सकता है ना, या फिर एक केस हो सकता है कि ये ज़ीरो ना हो, है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये दो कर दिया हमने, है ना, कि अगर ये तीनों के तीनों D1 D2 एंड D3 ये जीरो हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे 0 0, x1 मतलब a1x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वस टू 0, देन दूसरी इक्वेशन इक्वस टू 0, थर्ड इक्वेशन इक्वस टू 0, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम होमोजेनियस इक्वेशन, है ना, होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, केमिस्ट्री बोल रहा हूँ मैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है, पहला चीज़ तो भैया जब हम सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि पेज लेता हूँ मैं एक, होमोजीनियस में हम सिर्फ डिटर्मिनेंट को चेक करके, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 b3 c3, ठीक है, यही हमारा देखो ये इक्वेशन है ना, ये हमें पता लगानी है, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम, ठीक है। वरना देखो अगर हम इसको रखेंगे ना, फिर इसके बाद अगर हमने D1 D2 D3 की वैल्यूज़ पुट की किसी भी रो या कॉलम में, है ना, तो वो पूरी एक रो या कॉलम ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। ये फिर ये तो ज़ीरो आएगा ही सॉल्व करने के बाद, है ना। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, सॉरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी, है ना, अगर ये जो है ये डिटर्मिनेंट है, अगर ये सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाए ना, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जीरो आया तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल, है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में दो केस हो सकते हैं, या तो होगा वो नो सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, दो केस होंगे, ठीक है। और अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है ना, इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, ये वो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ एक ही केस बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन में इसकी x, y और z तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें जो हम याद रखेंगे, ठीक है। जब इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है ना, नॉन होमोजीनियस उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो ये वाले केस देख लिया हमने, ठीक है, होमोजीनियस। जब इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है ना, मतलब D1 D2 D3 कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू कैरी कर रहे हैं आपने लिए, है ना, D1 की अलग, D2 की अलग, D3 की अलग, ठीक है। तो अगर इफ डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद जीरो नहीं है, ठीक है, तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। फिर अगर x y z की अगर तीनों की वैल्यू अगर तुमसे निकलवाने लगे तो वो तुम निकालोगे डिटर्मिनेंट 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट x की वैल्यू, y आएगा डिटर्मिनेंट 2 y डिटर्मिनेंट, एंड z आएगा डिटर्मिनेंट 3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ये क्या है कि देखो डिटर्मिनेंट 1 है कि जब तुमने D1 D2 D3 को A1 A2 A3 से रिप्लेस किया, डिटर्मिनेंट 2 है B1 B2 B3 को D1 D2 D3 से रिप्लेस किया, एंड डिटर्मिनेंट 3 है D1 D2 D3 को C1 C2 C3 से रिप्लेस किया, ठीक है। अभी क्रैमर रूल जब बताऊंगा तो मैं तब बताऊंगा, है ना, अभी पहले एक बार कर देते हैं फिर दोबारा करेंगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे ना। एक केस हो सकता है, दूसरा केस होगा कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो, डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 तीनों जीरो हो, मतलब सारी चीज़ें जीरो, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। या फिर एक केस होगा कि डिटर्मिनेंट तो जीरो है लेकिन D1 D2 एंड D3 इन तीनों में से कोई एक एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। D1 D2 D3 में से कोई किसी एक की वैल्यू जीरो नहीं आया, है ना, या तीनों की वैल्यू जीरो नहीं आई, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये नो सॉल्यूशन दिखाएगा, है ना, ये क्या दिखाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्रैमर रूल क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल बोलते हैं भैया पहले डिटर्मिनेंट 1, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास दिया हुआ, जो इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास A1x B1y C1z, है ना, इक्वल्स टू D1, ठीक है। इक्वेशन मैं कर लेता हूँ यहीं पे कहीं, ठीक है,
यहाँ पे लेते हैं हम इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 है ना, a2 ये हमारे पास इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे हम, है ना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बनाया पहले हमने इसका, तो एक्स वाई जेड इनको एलिमिनेट करेंगे हम पहली चीज़ तो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, है ना। फिर d1 d2 d3 को a1 a2 a3 से रिप्लेस कर देते हमने यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1, ठीक है। फिर हम डिटर्मिनेंट 2 की बात करें तो वो क्या होगा, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, ठीक है। सेम है डिटर्मिनेंट 3 जो होगा वो कितना होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3, ठीक है। ये होते हैं डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 3, ठीक है। इन्हीं को लेके हम सॉल्व बताते हैं कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्रैमर रूल ये है ना। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि बताओ ये जो इक्वेशन है a1 a2 ये 3 इक्वेशन जो दी हुई हैं, जैसे 3 इक्वेशन दी हुई हैं आपस में नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बताओ कौन सा सॉल्यूशन है ना, कौन सी इक्वेशन है ये, है ना। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में फिर कौन सी है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ठीक। तो देखो कंसिस्टेंट कब होगी, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तब हमारे पास कंसिस्टेंट मिलेगा, ठीक है। फिर अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो देखो कंसिस्टेंट में डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक बार तो जीरो नहीं रहेगी और एक बार जीरो रहेगी, ठीक है। ऐसा ही है क्या, हाँ। कंसिस्टेंट में एक बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है ना, तब भी कंसिस्टेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तब भी कंसिस्टेंट है। लेकिन क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होने के साथ साथ डिटर्मिनेंट 1 2 एंड 3 इन तीनों की वैल्यूज़ भी क्या है, जीरो, तब है वो कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तब यूनिक सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, कोई एक सॉल्यूशन, है ना, एक पॉइंट लेकर आ रहा है कि पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना। इसके बाद इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो है, लेकिन डिटर्मिनेंट 1 2 एंड 3 इनमें से किसी भी एक की वैल्यू जीरो नहीं है। हो सकता है तीनों की वैल्यू जीरो ना हो, दो की वैल्यू जीरो ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन, इसका कुछ खास यूज़ है नहीं, मतलब आज जेई एडवांस में आता है, लेकिन देखो एक बार करा देते हैं कि अगर देखो डिटर्मिनेंट में कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें, है ना, फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन में वैल्यू दी हुई है तो कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, है ना, एंड देन ए बी सी एल एम एन है, ठीक है। तो हम पहली चीज़ तो यहाँ से इंडिविजुअली फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। तो ऐसे केस में अगर किसी रॉ में या एक कॉलम में, मैं बोल रहा हूँ फिर से, एक रॉ या एक कॉलम में अगर फंक्शन दिया हुआ है ना, और फंक्शन में इंटीग्रेशन वगैरह करा रहा है वो तुमसे, ठीक है, तो फिर तुम उसके अंदर इंटीग्रेशन करोगे तब सॉल्व करोगे, है ना। जैसे देखो एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, देन उसके बाद तुम यहाँ पे जी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट जो दी हुई है हमें पी से क्यू, ठीक है, जी एक्स डी एक्स, देन पी से क्यू इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका इंटीग्रेशन मतलब सॉल्व करो और कर लो, है ना। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने, कि अगर पी एक्स की वैल्यू ए बी सी 643 एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स की क्यूब, देन लिमिट की वैल्यू, लिमिट दी हुई है 0 से 1 पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं ना, पी एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 से 1 पहले तय कर दी, ए बी सी 643, अभी देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स 0 से 1, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, एक्स की क्यूब डी एक्स 0 से 1, ठीक है। सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट जो आएगा ए बी सी 643, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि ठीक है, और इससे यहाँ से हम लिमिट लगा देंगे 0 से 1, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब बाई 3 0 से 1,
ठीक है, और फिर x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से 1 लिमिट लगा देंगे ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, ABC 643 हाफ 1/3 एंड 1/4, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर क्यूब एंड पावर 4 जो होती है वो 1 ही आएगी, ठीक है। तो अभी क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड है, रो 1 रो 2 एंड रो 3, क्या रो 2 एंड रो 3 में कुछ कनेक्शन है? मुझे तो नज़र आ रहा है, देखो तुम्हें नज़र आया क्या? अगर मैं बोलूँ कि इसको रो 1 को सॉरी रो 2 को R2 को मैं 1/12 से डिवाइड कर दूँ, 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो क्या होगा, 1/12 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 एंड ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। और फिर क्या होगा, R2 एंड R3 सेम डिक्टो, ABC, ठीक, 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 एंड 1/4 और 1/12 आगे, ठीक है। दो आइडेंटिकल है, दो रो, आंसर आएगा 0 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व होकर आया 0। यहाँ पे तुम कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि इसमें जो है R3 में अप्लाई कर दो, है ना। R3 में ऊपर 12 डाल दो, है ना, 12 डालोगे ऊपर तो 12 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 3 4, 12 डिवाइड बाई 4 3, ठीक है, सेम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 12 आ जाएगा, जो भी आएगा, मतलब ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है ना, किसी की मल्टीपल है और आइडेंटिकल है, तो 0 आना ही है सॉल्व करने के बाद। इसके बाद यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन करा दिया मैंने, एक नोट फिनिश चैप्टर, ठीक है। और वो नोट ये बोलता है कि इफ़ इन अ डिटर्मिनेंट द एलिमेंट ऑफ, तो वैसे करा देता हूँ कि देखो अगर किसी रॉ या कॉलम, मतलब एक डिटर्मिनेंट में एक रॉ या एक कॉलम से ज़्यादा में, एक रॉ या एक कॉलम से ज़्यादा में फंक्शन यूज़ है और वहाँ पे इंटीग्रेशन तुम्हें यूज़ करना है, तो पहले तुम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद इंटीग्रेशन यूज़ करोगे, ठीक है। इफ़ इन अ डिटर्मिनेंट द एलिमेंट ऑफ more than one column and one row are the function of x, then x fx, then the integration can be done only after the evolution or expansion of the determinant. determinant expand करने के बाद तुम इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, कब? जब दो या दो से ज़्यादा रॉ या कॉलम में फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स सिर्फ इसी में, ठीक है। सोचो कि f1x g1x एंड h1x है ना, और फिर यहाँ पे f1 f2x g2x एंड h2x होता है ना। तो फिर तुम इसको पूरी तरह से एक्सपेंड करो पहले, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद अप्लाई करो उसमें फंक्शन, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम 25 बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तब तक के लिए बाय।